नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपकी चैनल होस्ट डॉक्टर पूनम और इस चैनल पे हम बायोलॉजी के वेरियस फैक्ट्स को डिस्कस करने वाले हैं। और जो टॉपिक मैंने आज के डिस्कशन के लिए लिया है वो है प्लांट टैक्सोनॉमी। मुझे पता है कि टैक्सोनॉमी के बारे में हल्का-फुल्का आपको नॉलेज है, बट हम कुछ बेसिक नॉलेज के बारे में आज डिस्कस करेंगे। मैं ये मान के चल रही हूँ कि बिगिनर्स भी अगर कोई है जो अभी बायोलॉजी को समझना शुरू किया है जिसने, तो उसको भी ये टॉपिक समझ में आए। तो हम बिल्कुल शुरू से शुरू करने वाले हैं आज, ठीक है? देखिए, टैक्सोनॉमी जो टर्म है वो दी किसने थी? तो टैक्सोनॉमी टर्म दी थी एपी डे कैंडोल ने। ये एपी डे कैंडोल है, ये उनकी फोटोग्राफ है एंड इन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था थ्योरीज एलिमेंट्री दे ला बॉटनिक, जिसका मतलब होता है थ्योरी ऑफ एलिमेंट्री बॉटनी। ठीक है, इस बुक में सबसे पहले इन्होंने टैक्सोनॉमी टर्म यूज करी और उसके बारे में बताया। अब बात तो आती है कि टैक्सोनॉमी होता क्या है। तो टैक्सोनॉमी के 4 एलिमेंट होते हैं। कितने? 4। पहला आइडेंटिफिकेशन, दूसरा नॉमेनक्लेचर, तीसरा क्लासिफिकेशन और चौथा एफिनिटीज। एफिनिटीज मीन्स इंटर रिलेशनशिप्स का पढ़ना। अब हम तो समझते हैं कि ये 4 एलिमेंट्स हैं क्या एक्चुअल में। टैक्सोनॉमी का मतलब क्या है? जैसे ही हम कोई प्लांट देखते हैं और हम ये सोचते हैं कि ये प्लांट दूसरे प्लांट से किस तरह रिलेटेड है या ये कैसे क्लासिफाई किया जा सकता है, ये किस तरह का प्लांट है, तो उसके लिए हम सबसे पहले प्लांट को लेते हैं और उसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं ना कि हाँ ये नीम का है, ये आम का है। तो हम पहले उसे आइडेंटिफाई करेंगे। अब ये तो मैंने आपको बिल्कुल बेसिक बात बताई कि नीम और आम, बट जो बॉटनिस्ट होते हैं जब वो कोई प्लांट उठाते हैं तो वो क्या सोचते हैं, ये ब्रायो है, टेरिडो है, जिम्नो है, एंजियो है, ये किस किंगडम सॉरी ये किस डिवीजन को बिलोंग कर रहा है। तो हम पहले उसको सोचते हैं, समझते हैं। ठीक है, हमने आइडेंटिफाई किया कि हाँ यार ये इस कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से इससे बिलोंग कर रहा है। क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं इसके लिए भी मैं नए वीडियो बना के लाऊंगी कि ब्रायोफाइटास के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, टेरिडो के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि किस कैटेगरी का प्लांट है। फिर दूसरा आता है नॉमेनक्लेचर। फिर हम इसका नॉमेनक्लेचर करते हैं। तो नॉमेनक्लेचर करने के लिए हम इसको एक बायोलॉजिकल नेम देते हैं। ये बायोलॉजिकल नेम जो है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को शो करता है। जिस प्लांट का आपने बायोलॉजिकल नेम दिया है वो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को शो करना चाहिए। और ये जो नेम होता है ये यूनिवर्सल होता है, यानी पूरी वर्ल्ड में सेम होता है। जैसे नीम है तो उसका नाम है एज़ोथेरेक्टा इंडिका। तो ये पूरे वर्ल्ड में हम अगर नीम बोलेंगे तो शायद आइडेंटिफाई ना कर पाए कोई कि हम किसकी बात कर रहे हैं, पर अगर हम कह रहे हैं एज़ोथेरेक्टा इंडिका की बात कर रहे हैं तो आसानी से हम समझ जाएंगे कि हम किसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, थर्ड जो इसका एलिमेंट है वो क्या है? क्लासिफिकेशन। आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि यस ये इस ग्रुप का प्लांट है, फिर आपने उसका नाम एक रखा, उसकी कैटेगरी, उसके फीचर्स, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को ध्यान में रखते हुए, एंड देन फिर आप उसको क्लासिफाई करते हैं, यानी आप पूरा बताते हैं कि ये किस किंगडम, डिवीजन, ऑर्डर को बिलोंग करता है। एंड फोर्थ क्या है? एफिनिटीज। टैक्सोनॉमी में हम जो फोर्थ चीज करते हैं क्या करते हैं? हम इंटर रिलेशनशिप्स को महसूस करते हैं। लाइक मैंने कोई एक प्लांट पसंद किया, मैंने देखा गया मुझे इसके बारे में स्टडी करना है, तो मैं क्या करूंगी, उसका बाकी प्लांट से कैसा रिलेशन है, ये कितना रिलेटेड है, कितना नॉन रिलेटेड है, लीव सेम है मतलब ये इसी फैमिली को बिलोंग कर रहा है, या इसके सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स सेम है, इट मीन्स ये इसी फैमिली को बिलोंग कर रहा है। तो हम कैरेक्टरिस्टिक्स के मैचिंग और मिसमैचिंग से ये डिसाइड करते हैं कि दो प्लांट्स एक दूसरे से कितने रिलेटेड हैं, है ना। तो इसको भी हम, ये भी किसका एलिमेंट है? तो ये टैक्सोनॉमी का ही एलिमेंट है। टैक्सोनॉमी में 4 एलिमेंट्स होते हैं। आइडेंटिफिकेशन करना है तो टैक्सोनॉमी के थ्रू करते हैं। नॉमेनक्लेचर टैक्सोनॉमी बेस्ड होता है। क्लासिफिकेशन टैक्सोनॉमी का ही पार्ट होता है। और एफिनिटी मीन्स इंटर रिलेशनशिप्स दो प्लांट के बीच में चेक करना है, तो ये भी टैक्सोनॉमी के ही फील्ड में आता है। ठीक है, तो टैक्सोनॉमी के ये 4 फील्ड्स हैं, 4 एलिमेंट्स हैं, है ना। 4 टाइप की स्टडीज हम टैक्सोनॉमी में करते हैं।
अब देखिए यहाँ पे एक टर्म आती है, जब हम टेक्सोनॉमी समझते हैं तो एक टर्म आती है जिसको कहते हैं हम सिस्टमैटिक्स। तो सिस्टमैटिक्स क्या चीज़ है? तो ये टेक्सोनॉमी से रिलेटेड ही है, सिस्टमैटिक्स भी टेक्सोनॉमी से ही रिलेटेड है। पर ये टर्म दी किसने थी? ये टर्म दी थी लिनियस ने। किसने? लिनियस ने। तो ये जो फोटोग्राफ आप देख रहे हैं ये कैरोलस लिनियस का फोटोग्राफ है। और जो सिस्टमैटिक्स था ये तब दिया था, ये टर्म तब दिया था लिनियस ने, ये कॉन्सेप्ट तब दिया था लिनियस ने जब टेक्सोनॉमी बिल्कुल शुरुआत में थी। हमें नहीं पता था कि किन कैरेक्टरिस्टिक्स को देखकर हमें टेक्सोनॉमिक स्टडीज करनी चाहिए। तो आसानी से हम किसको देख पाते थे? एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को ही हम ऑब्जर्व कर पाते थे कि लीफ ऐसी दिख रही है, स्टेम ऐसा दिख रहा है, हाइट ऐसी है ना, वेनेशन ऐसा है। तो जो दिख पा रहा था उसके बेसिस पे ही हम क्लासिफाई कर रहे थे। तो चूंकि हम एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स को यूज कर रहे थे तो उस समय इसको नाम दिया गया सिस्टमैटिक्स। दिया किसने? लिनियस ने। ठीक है। और इसके बेसिस पे हम इंटर रिलेशनशिप को एक्सप्लोर करने लगे थे। पर विद टाइम हमने ये महसूस किया कि नहीं, इंटर रिलेशनशिप अगर आपको चेक करना है तो सिर्फ एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स ही सफिशिएंट नहीं है, हमें कुछ इंटरनल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को भी एग्जामिन करना पड़ेगा, जैसे एनाटॉमी, हिस्टोलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी, साइटोलॉजी, इस तरह की चीज़ों को भी हमें स्टडी करना पड़ेगा एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी के साथ साथ। तो एक नई ब्रांच का उदय हुआ, एक नई ब्रांच का ओरिजिन हुआ जिसका नाम था नियो सिस्टमैटिक्स, न्यू सिस्टमैटिक्स, बायोसिस्टमैटिक्स। ठीक है। सिस्टमैटिक्स की तरह ही न्यू सिस्टमैटिक्स में भी इंटर रिलेशनशिप्स को ही एक्सप्लोर किया जा रहा था। बट आधार क्या था? बेस क्या था? एक्सटर्नल एंड इंटरनल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स बोथ। जबकि सिस्टमैटिक्स में ओनली एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स वर बीइंग एग्जामिन्ड, बट यहाँ पे दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स को एग्जामिन किया जा रहा था, एक्सटर्नल इंटरनल बोथ। सिस्टमैटिक टर्म दिया था लिनियस ने, जबकि न्यू सिस्टमैटिक्स टर्म्स किसने दी थी? हक्सले ने। और ये किसकी फोटोग्राफ है? ये हक्सले की फोटोग्राफ है। अब देखो न्यू सिस्टमैटिक्स जो था उसमें एक और एडवांस फीचर था कि इसमें इवोल्यूशनरी और जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स को ज़्यादा महत्व दिया जा रहा था। तो सही भी है, जब समय बीता, जब हम और ज़्यादा साइंस को समझने लगे तो हमें पता चला कि इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप भी एक बड़ी चीज़ है। इससे हम आसानी से समझ सकते हैं कि हमें कौन से कैरेक्टरिस्टिक प्रिमिटिव है, कौन से एडवांस्ड है, किसकी वजह से हम अब अडेप्टेड हो गए, कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हमें ज़्यादा सुटेबल बनाते हैं अपने एनवायरनमेंट के लिए। ये सारी स्टडीज़ किस पे बेस्ड होती हैं? इवोल्यूशनरी स्टडीज़ पे। तो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स एंड जेनेटिक रिलेशनशिप्स जो थी दो प्लांट्स के बीच में, उनको ज़्यादा एम्फेसिस दिया गया किसमें? न्यू सिस्टमैटिक्स में। जबकि जो सिस्टमैटिक्स था, जो लिनियस ने दिया था, उसमें सिर्फ एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स को ही हम फोकस कर रहे थे, है ना। अब देखिए सिग्निफिकेंस क्या है, क्यों टेक्सोनॉमिक स्टडीज जरूरी हैं। तो इससे क्या होता है कि डाइवर्सिटी की स्टडी करना आसान हो जाता है। सपोज आप राजस्थान में ट्रांसफ़र लेते हैं और आप यहाँ की टेक्सोनॉमिक स्टडीज़ करते हैं, तो आपको ये पता चलता है कि कितने तरह के प्लांट्स, कितने तरह के एनिमल्स यहाँ पे हैं। तो आपको डाइवर्सिटी स्टडी में आसानी मिलती है अगर आप टेक्सोनॉमिक रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो कर रहे हैं। तो दूसरा, आपको वो जोन्स पता चलते हैं जहाँ हाई डाइवर्सिटी रेट है ना। आप मान लीजिए राजस्थान में ट्रांसफ़र लेके आए तो आपको पता चलेगा कि नहीं यार, इस इलाके में, राजस्थान के इस एरिया में ज़्यादा डाइवर्सिटी देखने में मिल रही है, इस इलाके में कम देखने में मिल रही है। तो आपको हाई डाइवर्सिटी वाले जोन्स पता चलते हैं। तो जब आप एक बार जान जाते हैं कि यहाँ इस इलाके में ज़्यादा डाइवर्सिटी है तो आप उस जोन को प्रोटेक्टेड कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं अपनी फर्दर स्टडीज़ के लिए, है ना। तो ये भी एक सिग्निफिकेंस हो गया। अच्छा, एक बात और है यहाँ बताने लायक, वो क्या है कि जो अपनी हाईएस्ट डाइवर्सिटी जोन्स है ना, वो पता है कौन से हैं? सबसे फर्स्ट नंबर पे तो आता है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट।
तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट को सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी जोन कहा जाता है। और दूसरे नंबर पे आता है कोरल रीफ्स। जो समुद्र में बड़ी बड़ी कोरल रीफ्स होती हैं, वहाँ पे भी हाई डाइवर्सिटी देखी गई है। अब इंडिया के साथ पता है क्या अच्छी बात है कि ये एक ऐसा कंट्री है जहाँ पे हाईएस्ट ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हैं आज के टाइम में। एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? अंडमान निकोबार, असम, मेघालय, वेस्ट बंगाल, ये सारे कैसे हैं? हाईएस्ट ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एरियाज हैं। अब देखो, थर्ड जो सिग्निफिकेंस है टेक्सोनॉमी का वो क्या है कि, और सबसे इम्पॉर्टेंट भी है, कि इससे हम आइडेंटिफिकेशन कर पाते हैं न्यू स्पीशीज का। सपोज किसी एरिया का और सारा टेक्सोनॉमिक स्टडी हो रखा है, ऑलमोस्ट सभी एनिमल एंड प्लांट्स आइडेंटिफाई हो रखे हैं, सबका नॉमेनक्लेचर हो रखा है, क्लासिफिकेशन हो रखा है, उनको लिस्टिंग हो रखी है, फ्लोरा फोना तैयार कर रखा है। तो ऐसे केस में अगर कोई ऐसी स्पीशीज मिलती है जिसके लिए कभी किसी ने रिपोर्ट नहीं किया है, तो हम कह सकते हैं कि हाँ ये न्यू स्पीशीज है, या ये नई, अपन पढ़ते हैं, देख सुनते भी हैं न्यूज़ में कि नई स्पीशीज डिस्कवर करी, तो वो इसी टेक्सोनॉमिक डेटा के अकॉर्डिंग ही हम ये कंक्लूड कर पाते हैं कि ये न्यू स्पीशीज है, अब तक इसे किसी ने एक्सप्लोर नहीं किया है। तो अननोन्स को आइडेंटिफाई करना एक बहुत ही बड़ा सिग्निफिकेंट फीचर है टेक्सोनॉमी का। अब यहाँ पे मैं एक बड़ा ही फैक्चुअल बात आपको बताना चाह रही थी कि जो एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिजम्स हैं उनका नंबर, यू वॉन्ट बिलीव कि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म से बहुत ज़्यादा है। अब तक जितने ऑर्गेनिज्म एक्सटिंक्ट हो चुके हैं वो बहुत ज़्यादा नंबर में है। और कितने नंबर है इनका? तो अराउंड 50 to 100 टाइम्स ग्रेटर देन दी लिविंग ऑर्गेनिजम्स। है ना, कितनी बड़ी फैक्चुअल बात। तो यहाँ पे हमारा बिल्कुल बेसिक जो है टेक्सोनॉमी की कहानी क्या है, टेक्सोनॉमी की शुरुआत क्या होती है, ये पूरा कंप्लीट हो जाता है। तो यहाँ मैं आप लोगों को बता दूं कि हमारे नेक्स्ट लेक्चर में हम नॉमेनक्लेचर के बारे में पढ़ेंगे। प्लांट नॉमेनक्लेचर पे फोकस रहेगा, बट साथ ही जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर भी कवर हो जाएगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे अपना प्लांट नॉमेनक्लेचर। टिल देन, बाय बाय।